जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फरवरी 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, आज उसका एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कौन से प्रश्न आपसे आज पूछे गए हैं। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट देखे होंगे तो आपसे प्रश्न बच के नहीं जाएगा। चाहे वो लोक नृत्य का हो, कलाकारों से हो, या विज्ञान का कोई क्वेश्चन हो, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराए हैं आपको। तो चलिए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज उनको डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन आया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? क्रांति के जनक कौन है आपके? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में दो फसलों पर पड़ा है, एक चावल पर और गेहूं पर। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो देखा गया वो गेहूं के उत्पादन पर देखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कभी आए कि हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, वो है आपका सदाबहार क्रांति। और सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था? एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब भारत में हरित क्रांति हुई है तो भारत के कृषि मंत्री कौन थे? तो जब भारत में हरित क्रांति हुई तो भारत के कृषि मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। तो जगजीवन राम, ये भी क्वेश्चन आप याद ना, क्या पता कैसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो जगजीवन राम ये हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री हैं। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, हरित क्रांति को HYBP भी कहा जाता है। इसका मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या शब्द याद रखने हैं? इसमें एच का मतलब कई बार एग्जाम में पूछता है कि HYBP में एच का मतलब क्या है। तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये भी आप याद रखें। दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। और हरित क्रांति का जनक कौन है दुनिया में? भारत में तो एम एस स्वामीनाथन है, दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये दुनिया में हरित क्रांति के जनक माने गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आपका सतरिया। सतरिया नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, सतरिया जो है ये वैष्णव संप्रदाय का एक शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया नृत्य को शुरू किया था वैष्णव संत शंकर देव ने। शंकर देव जो कि एक वैष्णव संत हैं, इनके द्वारा सतरिया को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, शंकर देव वैष्णव संत हैं। और सतरिया जो है ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ? दोस्तों, असम से। सतरिया नृत्य की उत्पत्ति असम से हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 15 नवंबर सन 2000 को सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है आपका जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी कौन सा डांस करते हैं? दोस्तों, जतिन गोस्वामी सतरिया करते हैं। और एक आपको याद रखना, टंकेश्वर हजारिका, ये नाम भी बहुत आता है एग्जाम में कि टंकेश्वर हजारिका कौन सा नृत्य करते हैं। दोस्तों, टंकेश्वर हजारिका जो नृत्य करते हैं वो है आपका सतरिया, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ घनकांत बोरा भी है, प्रदीप चिलेहा भी हैं, तो एक सब डांस है, आपको याद रखिएगा। दोस्तों, सतरिया नृत्य का पूर्ववर्ती क्या है? अंक्या नाट। सतरिया नृत्य का पूर्ववर्ती जो है वो अंक्या नाट है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, एक ना आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहिनी अट्टम, अगर पूछा जाए कभी कि मोहिनी अट्टम किस देवता को समर्पित है। दोस्तों, मोहिनी का रूप किसने लिया था? तो मोहिनी का रूप लिया था दोस्तों, वो लिया था आपका भगवान विष्णु ने। तो मोहिनी अट्टम जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी आप याद रखना। और आपसे पूछा जाए कथक, दोस्तों कथक भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कथक वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। तो मोहिनीअट्टम विष्णु, कथक भी विष्णु। एक आपको याद रखना दोस्तों, मणिपुरी, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी जो डांस है दोस्तों, ये कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण और राधा से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। 8 क्लासिकल डांस है भारत में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? दोस्तों, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार की है। ठीक है, बिहार की है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, मैं बात करूँ भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 74.04, ये आप याद रखना। और आपसे पूछेगा कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14%। पुरुष साक्षरता दर है आपकी। और महिला वाली कितनी है? महिला की आपकी 65.46, 65.46% ये महिला साक्षरता दर है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन कभी आए
कि जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर जब हम परिष्कृत रूप से निकालते हैं तो इसमें कितने साल के आयु को शामिल किया जाता है, तो 7 साल की आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। याद रखना, भारत में साक्षरता दर निकालने के लिए 7 साल की जो औसत आयु वो शामिल की जाती है। क्लियर, तो ये भी आप याद रखें। सबसे ज़्यादा साक्षर दर किस राज्य की है, तो केरल की है, और सबसे कम बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम करती हैं, और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो थी दोस्तों, ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो ये भी आप याद रखना। वर्ष 1952 में जो पहली बार राज्यसभा में मनोनयन किया गया था, वो उनमें सबसे पहली महिला जो थी वो थी आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल। याद रखना इसके बारे में, भरतनाट्यम करती हैं। दोस्तों भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? इसको सादिर भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का दूसरा नाम है सादिर, ये भी आप याद रखना। और भरतनाट्यम जो है ये शिव को समर्पित है। भरतनाट्यम ये शिव को समर्पित है, देवदासियों के द्वारा ये किया जाता है, तो ये भी आप याद रखना है कि भरतनाट्यम किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों भरतनाट्यम के आपको 3-4 कलाकार बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछेगा अरलामेल वल्ली, अरलामेल वल्ली कौन सा डांस करती है? तो दोस्तों अरलामेल वल्ली भरतनाट्यम करती है। ठीक है, एक आपको याद रखना दोस्तों, अरलामेल वल्ली हो गई आपकी। एक आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कौन सा डांस करती है? दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भी आपका भरतनाट्यम करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम करती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और एक आपको याद रखना दोस्तों, वो है आपकी पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम, तो ये कौन सा डांस करती हैं? ये भी भरतनाट्यम करती हैं, पद्मा सुब्रमण्यम। और एक याद रखना मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई कौन सा नृत्य करती है? दोस्तों मल्लिका साराभाई भी करती है आपका भरतनाट्यम। तो ये सारे आपको डांस याद रखने हैं। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, देखो यदि किसी कलाकार के नाम में एक शब्द लगा हुआ है पिल्लई, जैसे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कई सारे पिल्लई हैं, तो पिल्लई नाम वाले जितने भी कलाकार हैं 99% चांस है कि वो भरतनाट्यम करते हैं। अगर आपको ट्रिक में बताऊं तो ये आप याद रखना कि पिल्लई अगर किसी के नाम में है तो समझ जाना भरतनाट्यम करता है। जैसे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई या कई सारे पिल्लई आपको मिलेंगे, वो भरतनाट्यम करते हैं। और यदि किसी डांसर के नाम में आपको रेड्डी शब्द मिले, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, और कई सारे नाम मिलेंगे रेड्डी वाले, तो रेड्डी वाले कुचिपुड़ी करते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक क्वेश्चन कभी आए तो ये आप याद है ना, रेड्डी वाले कुचिपुड़ी करते हैं। और फिर आपको अगर नायर वाले पूछे जाए, नायर, तो नायर वाले दोस्तों ये कथकली के होते हैं। 99% चांस यही है कि नायर वाले आपको कथकली के डांसर मिलेंगे। तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूँ, अगर कभी मारें तब। ठीक है, तो ये आप याद रखना, भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल। और भरतनाट्यम जो होता है इसका पहला जो प्रदर्शन है वो क्या होता है? अलारिप्पू। अलारिप्पू, और इसका जो अंतिम मतलब मुद्रा होती है वो होती है तिल्लाना। तिल्लाना, तो अल्लारिप्पू और तिल्लाना ये किसकी मुद्राएं? भरतनाट्यम की हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्लाइंग सिख की उपाधि किसे दी गई है? दोस्तों फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आप याद रखेगा। मिल्खा सिंह पाकिस्तान के सेना जनरल थे, अयूब खान, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख कहा, ये भी आप याद रखना। पंजाब में पैदा हुए हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, दोस्तों ढींग असम किसको कहा गया? असम की एक स्प्रिंटर है ढींग एक्सप्रेस, तो ये हिमा दास को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस किसका नाम है दोस्तों? हिमा दास को कहा गया है, ये भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन ये किससे संबंधित है? मतलब हरियाणा हरिकेन किसकी उपाधि है? दोस्तों भारत के पहले कप्तान जिन्होंने मतलब वर्ल्ड कप जिताया था भारत को, वो कपिल देव, तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आपको याद रखना है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्लियर दोस्तों, मैं आपको एक आत्मकथा और बता दूं जो रट लेनी है आपको, वो है आपका एस अगेन ऑड्स। एस अगेन ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेन ऑड्स, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो आपसे पूछा गया था फ्लाइंग सिख की उपाधि किसे मिली है? मिल्खा सिंह को। अच्छा कमेंट में मैं बता देता हूँ, चकदा एक्सप्रेस का भी क्वेश्चन आए कि चकदा एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो चकदा एक्सप्रेस भारत की एक क्रिकेटर है जिनका नाम है झूलन गोस्वामी।
झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ये ग्रुप 15 में आते हैं। और नाइट्रोजन फैमिली में आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस 15 पे होता है, आर्सेनिक 33 पे होता है, एंटीमनी का संकेत जरूर याद रखना, Sb होता है 51वें नंबर पे होता है, और 83 बिस्मिथ। तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर परमाणु भार पूछेगा इसका तो इसका डबल कर देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मतलब मैं बता दूं, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो नाइट्रोजन ही भरी जाती है, ये भी आप याद रखना। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वो होता है आपका 78, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का पूछ लिया आपसे, सल्फर का पूछ सकता है अब। सल्फर का कितना होता है आपका? 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, आप याद रखना। सोडियम का पूछेगा तो 11 होता है आपका, 11 सोडियम का होता है। सल्फर जरूर याद रखिएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन कौन से वंश के राजा हैं? दोस्तों पुष्यभूति वंश के राजा हैं, पुष्यभूति वंश के राजा हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हर्षवर्धन को हराया था चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी, ये भी आप याद रखना। और हर्षवर्धन ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके टाइम में हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग भारत आया था किसके टाइम में? तो हर्षवर्धन के काल में आया था, ये भी आपको याद रखना है। तो हर्षचरित बाणभट्ट की द्वारा लिखी गई है और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से क्वेश्चन आया था, इसकी शुरुआत कब हुई है? जुलाई 2015 में। भारत का जो कौशल विकास मंत्रालय उसको चलाता है, ये भी आपको याद रखना है, कौशल विकास योजना। क्लियर दोस्तों, आपको ना मुद्रा योजना पढ़ के जानी है आपको, कि मुद्रा योजना में जो 3 प्रकार के लोन होते हैं वो कौन कौन से हैं। और या आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि मुद्रा योजना कब शुरू हुई है, मुद्रा योजना कब शुरू हुई है, और मुद्रा की फुल फॉर्म जरूर लिख के बतानी है। माइक्रो यूनिट रीफाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी, मुद्रा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मुद्रा। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं? दोस्तों संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक इंसान से दूसरे या एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं, और ये किसी बैक्टीरिया से फैलेंगे, वायरस से फैलेंगे, तो ये संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग जैसे आपका पेचिस मतलब चेचक है, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, तो ये सारे आपके संक्रामक रोग होते हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं? दोस्तों एंटीजन होते हैं रोग वाहक, हमारे शरीर में रोग फैलाने वाले जो मतलब बैक्टीरिया वो एंटीजन होते हैं, याद रखिएगा। संक्रामक रोग जरूर याद रखना। क्वेश्चन आया था लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1866 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो ये आप याद रखिएगा। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी लंदन में, ये भी आप इतना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना भी की थी, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट बनेगा कि ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन यानी कि ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों दादा भाई नेहरू जी, ये क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली आपसे। तो वो जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सागा दावा बताया था वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, गणगौर मैंने बताया था वो भी पूछ लिया, डांस जितने बताता हूँ वो पूछे जाते हैं, तो फैक्ट मेरा बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट होता है, तो याद रखिएगा। नेहरू जी, दोस्तों 1892 में दादा भाई नेहरू जी ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने थे, और इन्होंने चुनाव कहाँ से जीता था? फिन्सबरी से चुनाव जीता था, तो ये आप याद रखना। लिबरल पार्टी की ओर से चुने गए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि उधम सिंह ने ये विलियम जनरल डायर को जो गोली मारी थी वो कहाँ पर मारी थी? लंदन में। उधम सिंह ने जो जनरल डायर को गोली मारी थी वो लंदन में मारी थी, कैक्सटन हॉल में 1940 में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई है? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई है 1913 में, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, ये भी आपको याद रखना है। तो गदर पार्टी, ये भी आप याद रखें। और एक आज़ाद हिंद फौज पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब ज्वाइन की थी? दोस्तों मतलब इंडियन नेशनल आर्मी होती थी पहले, आईएनए को नाम मिला आज़ाद हिंद फौज, और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस
ने नाम दिया था 1943 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है? दोस्तों भारत में मानसून की शुरुआत जून के महीने में होती है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा मानसून वर्षा करता है वो कौन सा मानसून होता है? दोस्तों ये भारत को मान लें आप, ये भारत आप मान लीजिए पूरा, ये भारत मान लिया आपने। तो ये यहाँ वर्षा होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है दोस्तों, ये भारत के पश्चिमी घाट पर वर्षा करता है। और फिर लौटता हुआ मानसून आएगा। लौटता हुआ मानसून दोस्तों इस तट पर वर्षा करता है, तमिलनाडु के तट पर, यानी कि कोरोमंडल के तट पर जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है ये वर्षा करता है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन आया था आप उसको टिक कर सकते थे। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यही प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपको पूछा गया था कुश्ती से कि फ्री स्टाइल कुश्ती में कितने अंक जुटाए जाते हैं। तो फ्री स्टाइल कुश्ती में कोई ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें सही जवाब होगा 10 अंक जुटाए जाते हैं। 10 अंक जुटाए जाते हैं, ये भी आप याद रखें। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। और एक प्रश्न और कौन सा पूछा गया है? हाँ दोस्तों, एक प्रश्न ये आया था कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। याद रखना, यूनियन ऑफ द स्टेट है। राज्यों का संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया दोस्तों? आर्टिकल 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी है, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको मैं 2 आर्टिकल बता के जा रहा हूँ, एक आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 36। अगर आपके एग्जाम में आए कि राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है, तो 12 और 36 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में लिखी गई है राज्य की परिभाषा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों? मिलता हूँ अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।